नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का विषय है क्रिप्टो करेंसी। एक ऐसा शब्द जो मतलब आजकल हर जगह है, हेडलाइंस में, दोस्तों की बातचीत में, हर तरफ। नाउ दीस हम सबने अपने बड़ों से सुना है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है बैंक एफडी, जमीन या फिर सोना। तो फिर ये डिजिटल सिक्कों की ये दुनिया क्या है? टुडे वी विल गो टू द बॉटम ऑफ दिस। वी एक्सप्लेन दिस कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन अ वेरी सिंपल वे एंड दिस इज आवर मिशन। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। करेंसी का मतलब क्या होता है, फिर समझेंगे कि जब हमारे पास रुपया, डॉलर ये सब था तो क्रिप्टो की जरूरत ही क्यों पड़ी है। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, भारत में इसका फ्यूचर क्या है, ट्रेडिंग कैसे होती है और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्या ये लीगल है। चलिए इस डिजिटल पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में जो दूसरा शब्द है करेंसी, पहले उसे ही समझते हैं। पैसा आखिर होता क्या है, इसका आइडिया कहाँ से आया, ये सवाल इस पूरी डिस्कशन की नींव है। देखिए, करेंसी का सफर शुरू हुआ वस्तु विनिमय से। हाँ, जिसे हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। बार्टर सिस्टम। हाँ, जब पैसे नहीं थे तो लोग सीधे सामान का लेन देन करते थे। मान लीजिए आप एक किसान हैं और आपको जूते चाहिए, तो आप मोची को ढूंढेंगे और उसे अनाज देके जूते ले लेंगे। सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है, पर इसमें एक बड़ी दिक्कत रही होगी जिसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। मतलब मुझे जो चाहिए वो आपके पास हो और आपको जो चाहिए वो मेरे पास। अगर मोची को अनाज नहीं बल्कि दूध चाहिए हुआ तो मेरा काम तो अटक गया। हाँ, एग्जैक्टली। और ये तो छोटी मोटी चीजों की बात है। सोचिए अगर किसी को अपनी कार बेचनी हो, ओहो, बदले में कितना अनाज या कितने जूते लेगा? हजारों किलो अनाज लेके कहाँ रखेगा। यहीं पे बार्टर सिस्टम फेल हो गया। बड़े सौदे करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकला फिर? सॉल्यूशन निकला एक वादे के रूप में। एक भरोसेमंद व्यापारी ने एक कागज पे लिख के दे दिया, मैं धारक को 100 किलो अनाज देने का वचन देता हूँ। अब वो किसान कार बेचने के लिए हजारों किलो अनाज नहीं बल्कि ऐसे कई कागज के टुकड़े दे सकता था। ये कागज उस अनाज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन यहाँ भी तो भरोसे का ही खेल है। अगर वो व्यापारी बाद में मुकर गया या उसका बिजनेस डूब गया तो वो कागज रद्दी। हाँ, तो वो कागज तो रद्दी हो गया। बिल्कुल। और जब भरोसे की यही कमी बड़े पैमाने पर होने लगी, तब बीच में आई सरकार, एक अल्टीमेट गारंटर के तौर पर। सरकार ने कहा, अब से निजी वादे नहीं चलेंगे, हम कागज के नोट छापेंगे और उस पर हमारे गवर्नर का वादा होगा। अच्छा। इसीलिए हमारे हर नोट पर लिखा होता है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। राइट। इसे ही लीगल टेंडर कहते हैं, यानी कानूनी तौर पर मान्य मुद्रा जिसकी कीमत देश की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी से जुड़ी होती है। ओके, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट बैक्ड सिस्टम तैयार हो गया। अगर ये सिस्टम इतना अच्छा चल रहा था, तो फिर किसी को एक समानांतर प्राइवेट करेंसी बनाने की क्या सूझी? यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। जरूरत महसूस हुई इसी सिस्टम की बहुत बड़ी कमजोरी की वजह से। और वो क्या थी? सरकार पर हद से ज्यादा निर्भरता। जब सरकारें अपनी अर्थव्यवस्था की ताकत से ज्यादा नोट छापने लगती हैं, तो होता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब नोटों की कीमत कागज के बराबर हो जाती है। ये सोचना ही डरावना है कि आपकी जिंदगी भर की बचत की कीमत अचानक इतनी गिर जाए। इसके असली दुनिया में कोई उदाहरण है? बहुत सारे हैं। वेनेजुएला, जिम्बाब्वे और कुछ हद तक हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हमने भयानक महंगाई देखी है। हाँ, वो तस्वीरें आती थीं। हाँ, ऐसी तस्वीरें आती थीं जहां लोग एक ब्रेड खरीदने के लिए ठेला भरकर नोट ले जा रहे हैं। जब लोग अपनी ही सरकार की करेंसी पर भरोसा खो देते हैं, तब वे एक ऑल्टरनेटिव की तलाश करते हैं। तो ये सिर्फ भरोसे की कमी नहीं थी, बल्कि एक तरह से सिस्टम से आजादी की चाह भी थी। एग्जैक्टली। ये भरोसे की कमी के साथ साथ कंट्रोल से मुक्ति की इच्छा थी। कुछ लोगों ने सोचा कि हमारी मेहनत की कमाई की कीमत कुछ नेताओं या बैंकरों के फैसलों पर क्यों डिपेंड करे। इसी सोच ने एक नए सिस्टम को जन्म दिया, एक ऐसी करेंसी जो किसी सरकार या बैंक से कंट्रोल ना हो बल्कि मैथ्स और टेक्नोलॉजी पर चले। एक ऐसी करेंसी जिसकी सप्लाई लिमिटेड हो और जो सिर्फ मांग और आपूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई के नियम पर काम करे। और यहीं से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ। बिल्कुल। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जिसे क्रिप्टोग्राफी यानी एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड डिजिटल इंक्रिप्शन से सिक्योर किया जाता है। ये आपके हाथ में नोट या सिक्के की तरह नहीं होती, बल्कि आपके मोबाइल या कंप्यूटर के डिजिटल वॉलेट में एक कोड या बैलेंस की तरह दिखती है। अच्छा। यह पूरा सिस्टम किसी व्यक्ति के भरोसे पर नहीं, बल्कि एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं, उस पर चलता है। ठीक है, तो एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी का आइडिया तो आ गया, लेकिन शुरू में इसे अपनाया किसने? मेरा मतलब,
आम जनता तो सीधे बिटकॉइन खरीदने नहीं चली गई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू में 2 तरह के लोगों ने इसमें गहरी दिलचस्पी दिखाई। पहले थे बहुत अमीर लोग जो सरकारी नियमों और टैक्स के दायरे से बाहर निकलना चाहते थे। और दूसरा समूह था अपराधियों का, जो अपने लेन देन को सरकारी एजेंसियों की नजरों से दूर रखना चाहते थे। मतलब एक तरफ वो थे जो नियमों से बचना चाहते थे और दूसरी तरफ वो जो कानून से बचना चाहते थे। इलॉन मस्क का डॉजी कॉइन को प्रमोट करना, क्या वो भी इसी का एक उदाहरण है कि एस्टैब्लिश्ड पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज किया जाए? काफी हद तक। अमेरिका में ट्रंप और मस्क के बीच का तनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था। ये एक तरह से पुरानी सरकारी ताकत और नई टेक्नोलॉजी से मिली आर्थिक ताकत के बीच की लड़ाई है। अच्छा, मस्क जैसे लोग जो आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली हैं, उन्हें भी आखिर में सरकार द्वारा नियंत्रित डॉलर पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उनका डॉजी कॉइन जैसी करेंसी को सपोर्ट करना इसी कंट्रोल से बाहर निकलने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। ये एक सिग्नल है कि हम अपना खुद का फाइनेंशियल इकोसिस्टम बना सकते हैं। पर ये तो फिर भी नीश यूजर्स थे। एक आम इंसान जो कॉलेज में है या अपनी पहली नौकरी कर रहा है, उस तक ये कैसे पहुंचा? क्रिप्टो एक अंडरग्राउंड एसेट से मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट कैसे बन गया? ये हुआ 2017 और फिर 2021 के बुल रन के दौरान, जब लोगों ने देखा कि बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो की कीमतें हजारों गुना बढ़ रही हैं। रातों रात लोग करोड़पति बन रहे थे। सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर सिर्फ यही बातें हो रही थीं। राइट, वो फोमो फैक्टर यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आपके दोस्त यार सब बात कर रहे हो कि उन्होंने क्रिप्टो में पैसा लगाकर 10 गुना कमा लिया, तो लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं। बिल्कुल। और इसी फोमो को भुनाने के लिए भारत में वजीरेक्स और कॉइन DCX जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस आ गए। उन्होंने प्रोसेस को इतना आसान बना दिया कि कोई भी अपने मोबाइल से KYC करके सिर्फ 100 या 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता था। अच्छा, ये स्टॉक मार्केट की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, जहां आपको डीमैट अकाउंट और ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। इस आसानी ने करोड़ों युवा भारतीयों को क्रिप्टो की तरफ खींच लिया। और इसकी एक और बड़ी वजह थी कि ये मार्केट 24 घंटे साथ खुला रहता है। हाँ, मतलब आप रात के 2 बजे भी ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट की तरह सुबह 9 से 3:30 का इंतजार नहीं करना पड़ता। एग्जैक्टली। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। लोगों ने इसे करेंसी की तरह नहीं, बल्कि सोने या स्टॉक की तरह एक एसेट के रूप में देखना शुरू कर दिया है, जिसे खरीदकर कीमत बढ़ने पर बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता है। बिटकॉइन का भाव 78-79 लाख रुपए तक पहुंचना इसी का नतीजा था। ये समझना कि क्रिप्टो एक एसेट की तरह खरीदा बेचा जा रहा है बहुत दिलचस्प है। लेकिन अगर कोई इसमें हाथ आजमाना चाहे, तो क्या ये स्टॉक खरीदने जैसा सीधा साधा है या इसके भी अलग अलग पेचीदा तरीके हैं? इसमें ट्रेड करने के मुख्य रूप से 2 रास्ते हैं और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ओके। पहला है स्पॉट ट्रेडिंग और दूसरा है डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, जिसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी कहते हैं। ओके, इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग क्या है? स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब है किसी चीज को उसकी पूरी कीमत चुकाकर तुरंत खरीद लेना और उसका मालिक बन जाना। ठीक है। मान लीजिए आपको एक जमीन खरीदनी है। आपने पूरा पैसा दिया, रजिस्ट्री अपने नाम कराई और अब वो जमीन आपकी है। जब कीमत बढ़ेगी आप उसे बेच देंगे। क्रिप्टो में स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब है कि आपने पूरा पैसा देकर मान लीजिए 1 बिटकॉइन खरीद लिया और उसे अपने डिजिटल वॉलेट में रख लिया। अब आप उस बिटकॉइन के मालिक हैं। सिंपल है। और इस पर टैक्स के नियम क्या है? भारत में क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग से होने वाले मुनाफे पर 30% का फ्लैट टैक्स लगता है। 30%? हाँ, 30%। कोई स्लैब रेट नहीं, कोई छूट नहीं, सीधा 30%। और साथ में हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS भी कटता है। 30% तो बहुत ज्यादा है। तो फिर ये दूसरा तरीका डेरिवेटिव्स, ये क्या भला है? ये इतना पॉपुलर क्यों है? डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग भविष्य का एक सौदा है, ओनरशिप का नहीं। अच्छा। इसे भी उसी जमीन वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 करोड़ की जमीन है, आपने मालिक को सिर्फ 1 लाख रुपए टोकन मनी या ब्याना दिया और एक एग्रीमेंट कर लिया कि 2 महीने बाद आप बाकी के 99 लाख देकर ये जमीन खरीद लेंगे। 1 मिनट, तो मतलब ट्रेडर उस जमीन का मालिक बने बिना ही उसके बढ़े हुए भाव का फायदा उठा रहा है? एग्जैक्टली। आप अभी मालिक नहीं बने, आपके पास सिर्फ उस जमीन को भविष्य में खरीदने का अधिकार है। अब मान लीजिए 1 महीने में उस जमीन का भाव बढ़कर 1.25 करोड़ रुपए हो गया। आप वो एग्रीमेंट किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देंगे। उस व्यक्ति से आप 1.25 करोड़ लेंगे, उसमें से मालिक को उसका 1 करोड़ चुकाएंगे और 25 लाख का प्रॉफिट, और घर बैठे 25 लाख रुपए का मुनाफा कमा लेंगे।
और आपका शुरुआती इन्वेस्टमेंट कितना था? सिर्फ 1 लाख रुपए। वाह, मतलब कम पैसे में बहुत बड़ा सौदा, इसी को लिवरेज कहते हैं ना? बिल्कुल यही लेवरेज है। क्रिप्टो में भी ट्रेडर पूरा कॉइन खरीदने की बजाय भविष्य में उसे एक तय कीमत पर खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है। ओके। इसे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें फायदा ये है कि आप कम पैसे में बड़ी पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन रिस्क भी उतना ही होगा? बहुत ज्यादा। ये बहुत ज्यादा जोखिम भरा भी है। जितना बड़ा मुनाफा हो सकता है उतना ही बड़ा नुकसान भी। और इसमें टैक्स का क्या फायदा है? इसमें होने वाला मुनाफा स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है और इस पर आपके नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अच्छा। तो अगर आप 10% या 20% वाले स्लैब में आते हैं तो आपको 30% नहीं देना पड़ेगा। ओके। इसीलिए ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्पॉट की जगह डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना पसंद करते हैं। ये सब सुनने के बाद सबसे बड़ा और जरूरी सवाल दिमाग में आता है, क्या भारत में ये सब कुछ कानूनी है? लीगल स्टेटस को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। हाँ, ये लीगल स्टेटस वाला सवाल सबसे ट्रिकी है। इसका सीधा जवाब हाँ या नहीं में नहीं है। सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि क्रिप्टो भारत में लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ आम इंसान के लिए? इसका मतलब है कि आप बिटकॉइन देकर दुकान से दूध नहीं खरीद सकते जैसे आप रुपए से खरीदते हैं। सरकार इसे रुपए की तरह आधिकारिक मुद्रा का दर्जा नहीं देती। आप किसी को क्रिप्टो में पेमेंट लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो फिर इसकी कानूनी हैसियत क्या है? अगर ये करेंसी नहीं है तो क्या है? इसकी कानूनी स्थिति काफी हद तक सोने जैसे है। सोने जैसी? जैसे? सोना रखना, खरीदना और बेचना कानूनी है, लेकिन आप सोने के सिक्के देकर सब्जी नहीं खरीद सकते। सही बात है। सोना एक संपत्ति है, एक एसेट है, करेंसी नहीं। ठीक इसी तरह सरकार और अदालतें क्रिप्टो को भी एक डिजिटल संपत्ति या डिजिटल एसेट मानती हैं। अगर ये एक एसेट है तो क्या इसका कोई रेगुलेटर है? जैसे स्टॉक मार्केट के लिए सेबी है, बैंकों के लिए आरबीआई है? नहीं, और यही सबसे बड़ा जोखिम है। अच्छा। क्योंकि सरकार इसे करेंसी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मानती, इसलिए इस पर सेबी या आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है। इसका कोई रेगुलेटर नहीं है। तो इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर ट्रेडिंग में आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है या कोई क्रिप्टो एक्सचेंज आपका पैसा लेकर भाग जाता है तो आप सरकार के पास शिकायत लेकर नहीं जा सकते। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन सोने के लिए तो नियम है, हॉलमार्क है, एक पूरा सिस्टम है। क्रिप्टो तो फिर वाइल्ड वेस्ट जैसा लगता है। ये एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। ये वाकई एक फाइनेंशियल वाइल्ड वेस्ट है। दिलचस्प बात यह है कि क्रिप्टो को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि इस पर किसी सरकार का नियंत्रण न हो। तो जो लोग इसमें निवेश करते हैं वे इसी आजादी के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें ये भी समझना होगा कि ये आजादी अपने साथ जिम्मेदारी और जोखिम दोनों लेकर आती है। योर कीज, योर क्रिप्टो, योर रिस्क। एग्जैक्टली। तो आज की इस चर्चा में हमने करेंसी के सफर से लेकर क्रिप्टो के जन्म की वजह, इसके एक अंडरग्राउंड टूल से मेन स्ट्रीम एसेट बनने की कहानी, ट्रेडिंग के तरीकों और भारत में इसकी उलझी हुई कानूनी स्थिति को समझा। ये वाकई एक ऐसी दुनिया है जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के नियमों को हमारी आंखों के सामने बदल रही है। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में एक सवाल छोड़ना जरूरी है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। क्रिप्टो की शुरुआत एक विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी के रूप में हुई थी, जिसका मकसद था सरकारी और बैंकिंग कंट्रोल से पूरी तरह आजादी। हाँ, एक तरह की फाइनेंशियल रिबेलियन। राइट। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और यहाँ तक कि सरकारें भी इसमें दिलचस्पी ले रही हैं और इसे रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या क्रिप्टो अपनी उस मूल पहचान, उस बगावती तेवर को खो देगा जिसके लिए इसे बनाया गया था? क्या भविष्य में क्रिप्टो भी उसी पारंपरिक फाइनेंशियल सिस्टम का एक और हिस्सा बनकर रह जाएगा जिससे ये अलग रहना चाहता था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द, तब तक जुड़े रहें।